हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, जो बीए फाइनल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो प्लेटो के साम्यवाद से आप क्या समझते हैं और इसकी विवेचना कीजिए। एक तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसी के अथवा के अंदर एक क्वेश्चन हो रहता है जिसे हम बोलते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस न्याय सिद्धांत को हम देखेंगे एक। ठीक है, मैंने इसके नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए। ठीक है, उसको अब देख करके और देखते हैं अब इस प्लेटो के न्याय सिद्धांत को। अब देखिए, जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत इसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंदर किया गया है। यानी जो प्लेटो है उसने एक पुस्तक लिखी है रिपब्लिक नाम की, उसके अंदर इस पूरे न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यानी जो प्लेटो है वो प्लेटो ने स्वयं ने नहीं बनाया, यानी खुद ने नहीं बनाया ये सिद्धांत। इन जो अन्य विद्वान हुए हैं, जिसमें परंपरावादी सिद्धांत और इसके अलावा क्रांतिकारी सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत हैं, उनके द्वारा जो बनाए गए सिद्धांत हैं उन्हीं को इन्होंने सुधार करके और अपने अनुसार इसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंदर लिखा है, जिसमें समस्त चिंतन, न्याय की सोच और उसकी स्थापना के संबंध में इस पुस्तक के अंदर लिखा गया है। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्किंग जस्टिस, यानी इसे कह सकते हैं हम। अब देखिए, राज्यों में व्याप्त बुराइयां क्या थी। यानी जिस टाइम पे जो इस प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, उस समय यहाँ की जो बुराइयां थी वो कौन सी थी। ठीक है, तो राज्य में व्याप्त बुराइयां कौन सी थी उसको देखते हैं। सबसे पहले तो अज्ञान और अकुशलता का शासन था। यानी जिस टाइम पे इस प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादित किया, उस टाइम पे यहाँ पे अज्ञान और अकुशलता का शासक था। यानी जो यहाँ के शासक थे वो अज्ञानी थे और वो भी अकुशल थे, यानी अपने राष्ट्र के अंदर वो अकुशल शासन कर रहे थे। ठीक है, दूसरा है समाज में एकता नष्ट हो गई थी। यानी लोगों में जो एकता की भावना थी वो नष्ट हो गई थी। अगर जहाँ पे एकता की भावना नष्ट हो जाती है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े अन्य कार्य होना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पे जो एकता की भावना थी वो नष्ट हो चुकी थी। तीसरी बात करें तो शिक्षा पद प्राप्ति का साधन बन गई थी। यानी जो शिक्षा थी वो एक पद प्रतिष्ठा की, यानी जो पद प्राप्त करने के लिए ये एक साधन बन गया था। किस तरह से, जो बड़े लोग थे, जो पदों पे नियुक्त थे, वो अपने बच्चों को ही सिर्फ पढ़ाया करते थे, वो भी किस लिए, पद प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो एक तो ये बुराई हो गई। तो राज्य में 3 बुराइयां चल रही थी जो मुख्यतः थी। ठीक है, इन बुराइयों को प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा बुराइयों को दूर करने का बोझ उठाया। यानी ये जो बुराइयां थी, इन बुराइयों को दूर करने का बोझ किसने उठाया, प्लेटो के द्वारा उठाया गया। अब इसमें देखिए प्लेटो ने किस तरह से उठाया। हमने बात की कि जो प्लेटो ने खुद ने इस सिद्धांत का प्रतिपादित नहीं किया, यानी जो अन्य विद्वान थे, जिसमें हम बात करें परंपरावादी सिद्धांत की, जिसके जो प्रतिपादक है वो सेफल्स हैं, और अन्य जो विद्वान थे उन्हीं के द्वारा इन सिद्धांतों को निर्मित किया गया और उन्हीं सिद्धांतों को इनके द्वारा उसमें कुछ जो गलत बातें थी उन्हीं को देख करके इसने इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। वो हमने बात की अभी, जिसमें अब देखते हैं प्लेटो के समय प्रचलित 3 धारणाओं जिनकी त्रुटिपूर्ण खंडन किया था। किसने, हमने बात की कि प्लेटो के द्वारा ये जो प्रचलित सिद्धांत थे उन सिद्धांतों का त्रुटिपूर्ण खंडन किया था। किसके द्वारा, प्लेटो के द्वारा। ठीक है, तो ये बात होगी। अब देखिए 3 जो सिद्धांत थे या जो धारणाएं थी वो कौन सी थी, जिसमें अगर पहली बात करें तो परंपरावादी सिद्धांत। अब ये परंपरावादी सिद्धांत क्या है इसको देखिए। दूसरी है क्रांतिकारी उग्रवादी सिद्धांत और तीसरी है यथार्थवादी सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत है, जिसमें हम पहली बात करते हैं परंपरावादी सिद्धांत की, जिसका जो समर्थक किया था सैम्पल्स, पोलीमार्कस, लाइसियंस और यूथाइडेम्स। ठीक, इन के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया, यानी इसका जो समर्थन किया गया वो इनके द्वारा किया गया। अगर परंपरावादी सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो इसका प्रतिपादक था सेफल्स। ठीक है, इसी के पुत्र का नाम था पोलीमार्कस, जिसने भी इस सिद्धांत का
समर्थन किया। ठीक है, इसी के अलावा समर्थन किया लाइसियस के द्वारा और यूथाइडेमस के द्वारा। इन सिद्धांत का समर्थन किया गया। अब देखिए इस सिद्धांत के अंदर क्या कहा गया था, उस चीज़ को देखिए। तो देखिए सेफेल्स के अनुसार क्या कहा गया, तो न्याय सत्य बोलने व अपने कर चुकाने में निहित है। अर्थात जो न्याय है वो किसे बोलते हैं, यानी सत्य बोलने को और अपना जो कर्ज है उसी को चुकाने में को ही न्याय बोला गया है। किसके द्वारा, सेफेल्स के द्वारा। तो देखिए अर्थात सदैव सत्य बोलना और ऋणी के ऋण को चुका देना ही न्याय मानता है। कौन, सेफेल्स मानता है कि जो मानव है वो सत्य बोलता है और अपने ऋणी को, यानी जो कर्ज ले रखा है उसको अच्छे से उतार देता है या उसे चुका देता है, वो ही न्याय है। लेकिन इसका प्लेटो के द्वारा खंडन किया जाता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो ये बात होगी सेफेल्स के द्वारा दिए गए सिद्धांत की। अब दूसरा देखिए, इसी के पुत्र जिसका नाम है पोलीमार्कस, इसके द्वारा इस सिद्धांत के बारे में क्या कहा गया। तो इसने कहा कि जो मित्र के साथ अच्छा व्यवहार में शत्रु के साथ घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। अब इसमें आप देखिए कि ये बोल रहा है कि जो मित्र है उसके साथ तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए और शत्रु के साथ घृणित व्यवहार करना चाहिए। ये तो बात सही है कि चलो कि मित्र के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए और शत्रु के साथ घृणित व्यवहार करना चाहिए या उसे दुश्मनी रखनी चाहिए। लेकिन इसने कुछ बातें ऐसी कर दी कि जिस कारण से प्लेटो है इसी सिद्धांत का खंडन करता है। तो वो देखिए, पहला किया था सेफेल्स के द्वारा, तो सत्य बोलना और ऋण चुकाना हर स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, जब हमने कहा था कि सत्य बोलना और ऋणी के ऋण को चुका देना ही न्याय है, तो उसमें प्लेटो का विचार है कि जब सत्य बोलना और ऋण चुकाना हर स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो देखिए, अगर देश का सैनिक शत्रु राष्ट्र को सत्य बोलता है तो वो न्याय नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई भी राष्ट्र है, हम दूसरे राष्ट्र के अंदर हमारे सैनिक अगर सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे उनको, तो वो तो हमारे देश के लिए हानि होगी या अपने राष्ट्र के लिए हानि होगी। इसलिए हर जगह सत्य बोलना भी एक सही साबित नहीं हो सकता, यानी न्यायपूर्ण साबित नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा देखिए, प्लेटो ने कहा कि न्याय एक कला है जो अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी सच कहाँ पे बोलना चाहिए और झूठ कहाँ पे बोलना चाहिए, वो भी एक कला है और वो क्या है, अभ्यास के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो एक त्रुटि ये छोड़ दी कि मित्र के साथ, यानी एक त्रुटि ये छोड़ दी क्या, जिसमें सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही एक न्यायपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, तो ये बात होगी। दूसरी है जो पोलीमार्कस के द्वारा किया गया था कि शत्रु के साथ शत्रु और मित्रता के साथ मित्रता निभानी चाहिए। तो उसमें कहा गया है प्लेटो के द्वारा कि जो मित्रों की भलाई में शत्रु की बुराई न्याय है, यह कहना कठिन है क्योंकि कई मित्र भी शत्रु साबित होते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो हम कहते हैं कि मित्र की भलाई करनी चाहिए और शत्रु की बुराई करनी चाहिए, ये कहना गलत है क्योंकि आजकल जो मित्र हैं वो ही शत्रु का रूप है। ठीक है, जो शत्रु का रूप साबित करते हैं। तो ये कहा है प्लेटो के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा सिद्धांत देखिए, दूसरा सिद्धांत क्या कहता है। तो दूसरा सिद्धांत है उग्रवादी सिद्धांत, जिसका समर्थक है थ्रेसिमैक्स, यानी इसका प्रतिपादक भी और समर्थक भी कौन है, थ्रेसिमैक्स, जो एक बलवान का हित साधना ही न्याय कहता है। यानी ये कहता है कि जो बलवान है, जो पावरफुल है, उसी का हित होना चाहिए या उसी का हित क्या है, न्याय है। तो ये बात कही है इसने। तो देखिए, बलवान का हित साधना ही न्याय है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस कहावत को यहाँ पे इसने चरित्रार्थ कर दिया है, यानी इसको साबित कर दिया है कि जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, यानी जो बलवान होगा उसी की भैंस होगी। ठीक है, तो ये चरितार्थ यहाँ पे साबित कर दिया। अब देखिए, थ्रेसिमैक्स ने अन्याय को न्याय से श्रेष्ठ माना है, यानी ये कहता है कि जो अन्याय है वो न्याय से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कहता है कि अगर व्यापारी न्याय की तरह देखता, यानी जो न्याय की तरफ देखता है, तो वो कम लाभ प्राप्त करेगा। अर्थात व्यापारी को अन्याय करना पड़ता है, यानी अगर व्यापारी है, झूठ नहीं बोलेगा या लोगों के साथ अन्याय नहीं करेगा तो उसके पास पैसा कहाँ आएगा। यानी व्यापारी का तो पैसा ही एक वो है, झूठ बोलना या अन्याय
करना लोगों के साथ, या ब्याज पे पैसे वगैरह देना, ये तो व्यापारी का काम होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो बलवान होगा वो ही न्याय होगा, यानी उसी को हित साधना ही न्याय होगा, जिसमें प्लेटो ने इसका खंडन किया है। तो देखिए किस तरह से किया है। अन्याय न्याय से अच्छा है। प्लेटो ने इस बात की आलोचना करते हुए कहा है कि शासन का लक्ष्य केवल शासकों का हित साधना ही नहीं होता, शासक प्रजा की कठिनाइयों को दूर करना भी अपना ध्येय मानता है। यानी इसमें कहा गया है कि जो बलवान है उसी का हित साधना, तो जैसे शासक होता है वो बलवान होता है, अगर वो अपनी जनता की भलाई ना करेगा तो फिर क्या फ़ायदा, ये न्याय थोड़ी होगा। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर अन्याय न्याय से अच्छा है, तो प्लेटो कहता है कि जो शासन का लक्ष्य है केवल शासकों का हित साधना ही नहीं होता। ठीक है, तो ये बात कही है किसके द्वारा, प्लेटो के द्वारा इसका खंडन किया गया है। किस बात का, कि जिसकी जो बलवान का हित साधना ही न्याय है, इस बात का इसने खंडन किया है। ठीक है, अब तीसरी देखिए यथार्थवादी सिद्धांत। तो इसको देखिए, तो इसका प्रतिपादक कौन है, ग्लांकन है, जो न्याय एक कृत्रिम वस्तु बताता है। इन न्याय को एक कृत्रिम वस्तु बताता है। ये कहता है कि न्याय है वो एक बनाई गई है, यानी सरकार के द्वारा बनाई गई एक वस्तु है जिसको लोगों के ऊपर थोपा जाता है। यानी इसको देखिए आगे क्या कहा है। तो इस सिद्धांत के अनुसार न्याय भय का शिशु है, यानी भय है यानी डर है। मनुष्य कानून को इसलिए मानता है कि उसको दंड का भय बना रहता है। यानी सरकार के द्वारा अगर व्यक्ति लोगों के साथ अन्याय करेगा या अपराध करेगा तो उसे डर रहता है कि कहीं हमें दंड ना मिल जाए या हमें सज़ा ना मिल जाए, जिस कारण से इसके ऊपर एक थोपी जाती है ये न्याय प्रथा। ठीक है, ये बात कही है किसके द्वारा, ग्लांकन के द्वारा, जो आगे कहता है प्लेटो ने इस सिद्धांत का भी खंडन किया। वह न्याय को आत्मा का आंतरिक गुण मानता है, बाह्य नहीं। यानी इसमें प्लेटो है वो कहता है कि ये गलत है, जो मनुष्य है वो न्याय का आंतरिक है, यानी आत्मा का ही गुण है और बाह्य गुण नहीं है। जिसमें ग्लांकन है इसने कृत्रिम वस्तु बताया है किसको, न्याय को। तो ये बात होगी यहाँ पे प्लेटो के द्वारा जो न्याय किया गया था उसकी। अब इसकी विशेषता देखिए, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता क्या है। तो देखिए व्यक्ति को समाज का अंग माना है, यानी इस सिद्धांत के अंदर व्यक्ति है उसको समाज का अंग माना है। राज्य से पृथक व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। अगर कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसका राष्ट्र के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, दूसरा है न्याय मनुष्य के अंदर की पवित्र भावना है, अर्थात भाव से थोपी गई चीज़ नहीं है। तो प्लेटो क्या कहता है, न्याय मनुष्य की क्या है, अंदर की पवित्र भावना है और बाहर से थोपी गई कोई चीज़ नहीं है। यानी हमने अभी बात की कि कृत्रिम है, ग्लांकन के द्वारा जो दी गई सिद्धांत है उसके अनुसार, तो उसका यहाँ पे वो करता है। तीसरा है विवेक, साहस व तृष्णा, तीनों के संतुलन को ही न्याय माना जाता है। यानी इसमें कहा गया है कि जो विवेक है, साहस है, इसके अलावा तृष्णा है, इन तीनों का संतुलन ही न्याय माना गया है। ठीक है, एक विशेषता ये होगी। चौथी है श्रेष्ठता का सिद्धांत, यानी सभी लोग अपने निश्चित कार्य को करें और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, यही न्याय है, इसने ये कहा है। पांचवा है हस्तक्षेप का सिद्धांत, यानी लोगों के काम के अंदर हस्तक्षेप ना करें, यानी राज्य के प्रत्येक अंग अपने अपने कार्यों को करे, दूसरे के कार्यों में दखल न दे, इसी को सिद्धांत बताया गया है। ठीक है, तो एक है जो है शासन व्यवस्था का निष्पक्ष होना। ठीक है, जो राज्य की शासन व्यवस्था है वो निस्वार्थ होनी चाहिए, यानी जो शासन व्यवस्था है, जो शासन को देखते हैं उसकी जो शासन व्यवस्था है वो निस्वार्थ, यानी किसी के प्रति कोई स्वार्थ की भावना ना रखते हुए ये बताया गया है। अनिवार्य शिक्षा, यानी लोगों के द्वारा इन लोगों को अनिवार्य शिक्षा सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, यानी सभी लोग इस शिक्षा को प्राप्त ही करें, इसलिए न्याय का है वो न्याय के बारे में पता चल सकता है, इसलिए इसने प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बीए फाइनल की दृष्टि से, हमने इसको देखा है। थैंक यू।